गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं महेंद्र कुमार सिन्हा आज आपको 12वीं रसायन के अंतर्गत अकार्बनिक रसायन में पी ब्लॉक तत्वों के रसायन 15वें समूह के तत्वों का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, 15वें समूह पढ़ने से पहले हम आवर्त सारणी में आपको ले चलते हैं। आवर्त सारणी को आपने पढ़ा है आवर्त सारणी के बारे में, तो आवर्त सारणी के बारे में एक बार और चर्चा हो जाए। आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वो कौन कौन से भाग हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला एस ब्लॉक कहलाता है, दूसरा पी ब्लॉक कहलाता है, तीसरा डी ब्लॉक कहलाता है, चौथा ए ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, देखिए एस ब्लॉक जिसमें समूह 1 और 2 के तत्व आते हैं, जिसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। उसी प्रकार से पी ब्लॉक यहाँ, हाँ पहले डी ब्लॉक को देख लीजिए। एस ब्लॉक 1 से लेकर 2, यहाँ डी ब्लॉक में 3 से लेकर ये आपका 12। ठीक है, 3 से लेकर 12 समूह के तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत 13 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18 18वें ग्रुप 18वें समूह तक के तत्व आपके पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है ना। और एफ ब्लॉक में आपका लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज आपका एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, हमको अध्ययन क्या करना है? पी ब्लॉक के अंतर्गत हमको क्या अध्ययन करना है? 15वें समूह के तत्व। ठीक है, एक चीज और सामान्य बात कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इनके समूह के जो गुण होते हैं, इनके गुण जो होते हैं विशिष्ट होते हैं, अन्य समूहों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत अपन देखें क्या? 15वें समूह के तत्व। ये समझ आ गया? पंद्रहवें समूह के तत्व। इसके अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं देखें। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, एस, चौथा एंटीमनी, एसबी, पांचवा बिस्मथ, बीआई। ठीक है, ये 5 तत्व आपका 15वें समूह के तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पंद्रहवें समूह के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार। क्यों कहते हैं नाइट्रोजन परिवार? क्योंकि ये जो है प्रथम सदस्य है 15वें समूह का। 15वें समूह में देखें तो नाइट्रोजन क्या है? प्रथम सदस्य है। इनका जो गुण है अन्य तत्वों से क्या है? इनका जो गुण है, इनके गुणों में क्या होती है? भिन्नता होती है। इस वजह से इसको क्या कहा गया है? नाइट्रोजन परिवार। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। उसी प्रकार से आप पी ब्लॉक
में जितने भी आप समूह देखेंगे जैसे फर्स्ट जो सदस्य है उसी के हिसाब से उनको परिवार कहा गया है, जैसे बोरान परिवार, कार्बन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ठीक है, हेलोजन परिवार, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है ना, इसका कितना होता है 15 होता है, ठीक। और आर्सेनिक का पता है? नहीं पता है ना। तो हम क्या, देखिए हमको जनरली क्या है एग्जाम परीक्षा में आपका पूछा जाता है क्या कि 15वें समूह के तत्वों के नाम लिखकर उसका क्या दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इतना परमाणु क्रमांक हमको याद नहीं रह पाता है, तो परमाणु क्रमांक याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है उसको देखिए, जैसे 7 में है ना एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। जितना भी आप परमाणु क्रमांक है फर्स्ट आपको याद है ना, तो बाकी सबको आप याद कर सकते हो, ठीक। आवर्त सारणी जितना भी है परमाणु क्रमांक वो सबको आप याद कर सकते हो। क्या होना चाहिए, पहला वाला याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे 8, 18 और ये 32, ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। कैसे, देखिए ये ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए, 8, 18, 32। तो हम क्या करेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आएगा 15। उसी प्रकार हम 15 में 18 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आता है 15 में 18 जोड़ने पर 33 आएगा, ठीक है। फिर 33 में हम क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे, ठीक। 33 में 18 जोड़ेंगे, कितना आएगा 8 और 3 ये आपका होगा 10, 11, 1 और 3 और 1 4, 5, 51 होगा, ठीक है। फिर 51 में हम 32 जोड़ेंगे, 51 में 32 जोड़ेंगे, कितना आएगा ये 83, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार जैसे हमने परमाणु क्रमांक याद रखा, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आपका ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो 5 नाम हैं उनको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, जैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, है ना। मैंने अपने हिसाब से बनाया है, ना प श ए बी, है ना, एक शॉर्ट फॉर्म है, न पश ए बी, ठीक है ना। जैसे ना से क्या होता है नाइट्रोजन, पा से क्या होता है फास्फोरस, ठीक है। ए से अस से क्या होता है आर्सेनिक, और ए से क्या होता है एंटीमनी, और बी से क्या होता है बिस्मथ, ठीक है। न पश बी, ऐसा करके आप याद कर सकते हो, है ना। उसी प्रकार से आप दूसरे ग्रुप का एलिमेंट को भी आप याद कर सकते हो। उसका शुरू के अक्षर को शॉर्ट फॉर्म करके आप लिख लीजिए और एक याद कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। समझ आ गया ये, है ना, ट्रिक भी समझ आ गया आपको, ठीक। इसी प्रकार से आप दूसरे को कर सकते हो। आगे बढ़िए, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। जैसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से फास्फोरस का देखें, 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, उसके बाद 3s2 और 3p3, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है ना, इन सभी का आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक। और देखेंगे, क्या देखेंगे कि सभी का लास्ट कक्षक में, है ना, सभी के लास्ट कक्षक में क्या आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2s 2p आया है ना, यहाँ पर 3s 3p आया है, ठीक। उसी प्रकार से आप जब आर्सेनिक का करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट कक्षक में 4s 4s 4p3 आएगा, है ना। उसी प्रकार से एंटीमनी में आपका आ जाएगा 5s2 5p3 आ जाएगा। उसी प्रकार से बिस्मथ में आ जाएगा आपका 6s2 और 6p3 आ जाएगा, ठीक। तो आप कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए सभी के लास्ट कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एस में 2 और पी में कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, NH2
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन देखें तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 15वें समूह के तत्वों में क्या होता है, NH2 और NP3। ठीक, सभी में ही आ रहा है, समझ में आ रहा है बात, है ना। तो हम देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, NP3। कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट पी कक्षक में, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि 15वें समूह के जो तत्व हैं वो क्या है, स्थायी है। क्या तत्व है, अपना स्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अपना क्या कर चुके हैं, स्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं, स्टेबल अवस्था में है ना। स्टेबल अवस्था में कब होते हैं, स्टेबल अवस्था में तत्व कब होते हैं, जब उसमें पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन हो या आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन हो। तो भाई पी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, पी कक्षक में हम कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 6 भरा रहेगा तो स्थायी होगा, और 3 भरा रहेगा। 3 जो है अर्धपूरित है ना, ये पूरित है और ये क्या है, 3 जब भरा रहेगा तो क्या कहलाता है, अर्धपूरित। ये दोनों कंडीशन में है ना तत्व क्या होते हैं, स्थायी अवस्था में रहते हैं। ठीक, तो 15वें समूह के जो तत्व हैं वो क्या हम कह सकते हैं कि स्थायी अवस्था में रहते हैं। ठीक, समझ आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई प्रॉब्लम। ठीक, इस आगे बढ़ें। देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर में हम विकर्ण संबंध देखें। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों में हम विकर्ण संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले तो विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, इनको जानना जरूरी है ना। विकर्ण संबंध क्या होता है। ठीक, तो आवर्त सारणी में है ना, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्तक तत्व है ना, द्वितीय आवर्तक तत्व अगले समूह के तृतीय आवर्तक तत्व के साथ है ना अनेक गुणों में समानता दर्शाता है। ठीक, अनेक गुणों में क्या करता है, समानता दर्शाता है। अर्थात हमने क्या बोला, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्तक तत्व, द्वितीय आवर्तक तत्व और कौन सा, अगली जो है तृतीय आवर्तक तत्व, आवर्त के तत्व के साथ अनेक गुणों में क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, और ये विकर्ण संबंध किस कारण होता है ना, विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, समानता होती है, इस कारण क्या होती है, विकर्ण संबंध होता है। ठीक, जैसे नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर के विकर्ण मतलब दोनों के गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ठीक, इस वजह से इसमें विकर्ण संबंध होता है। उसी प्रकार से ग्रुपों में भी क्या संबंध है। ठीक, ठीक है, समझ आ गया है ना। तो कौन कौन से गुण हैं जो इनके गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, उनको देखें। तो क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों क्या है, अधातु हैं। नाइट्रोजन और दोनों क्या है, अधातु हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों क्या है, अधातु हैं। ठीक, और क्या गुण है कि दोनों जो होते हैं प्रबल विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं, है ना। दोनों क्या है, प्रबल विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं। मतलब ये प्रबल विद्युत ऋणात्मकता दर्शाते हैं, है ना, प्रबल विद्युत ऋणात्मकता दर्शाते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों जो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रबल अक्षीय अम्ल बनाते हैं। ठीक,
क्या बनाते हैं? प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है ना, ये दोनों क्या बनाते हैं? प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ठीक, और हैं जैसे दोनों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, है ना, और हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। ठीक, जैसे सल्फर भी हाइड्राइड बनाता है और नाइट्रोजन भी क्या करता है? अपना हाइड्राइड बनाता है। ठीक, तो ये गुणों में समानता है ना। हमने क्या देखा? विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध देखा ना। विकर्ण संबंध किसके कहते हैं? आवर्त सारणी में, है ना, द्वितीय आवर्तक तत्व अपने अगले जो तृतीय आवर्तक तत्व के साथ अनेक गुणों में क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। और ये समानता किस कारण होती है? विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है? समानता होती है, इस कारण विकर्ण संबंध होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन और हमने देखा सल्फर में, है ना, तो इनमें समानता क्या होती है? दोनों क्या है? अधातु हैं। ठीक, उसी प्रकार प्रबल विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं, है ना। उसी प्रकार प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, है ना, और इनके ऑक्साइड भी क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और क्या है? हाइड्रोजन से संयोग करके यह अपना क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्राइड क्या बनाता है? अमोनिया है। ठीक है, NH3 अपना हाइड्राइड बनाता है कि नहीं बनाता है? ठीक, तो ये समझ आ गया विकर्ण संबंध। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, पी ब्लॉक तत्वों 15वें समूह के तत्वों के भौतिक और परमाणविक तथा भौतिक गुणों में आवर्तिता। ठीक है, परमाणविक तथा भौतिक गुणों में क्या देखें हम? आवर्तिता देखते हैं। परमाणविक तथा भौतिक गुणों में आवर्तिता। 15वें समूह के तत्वों में परमाणविक तथा भौतिक गुणों में आवर्तिता देखें तो सबसे पहले अपन देखें इसमें भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था ये भी आपको पूछा जाता है ना, आपके परीक्षा में आता है। जैसे दो तीन आपको भौतिक गुण आपको दे देगा और इसको समझाइए ऐसा करके बोलता है। ठीक है, तो भौतिक अवस्था देखें तो 15वें समूह के तत्व है ना, उसमें पहला तत्व क्या है? नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन क्या है? द्विपरमाणुक गैस है ना। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन जो है वो क्या है? द्विपरमाणुक नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस है। बाकी जो है जैसे आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी जो है ना, वो चतुर्परमाणुक है। फास्फोरस, है ना, बाकी जो है क्या है? परमाणुक अवस्था, है ना। ठीक, तो क्यों होता है द्विपरमाणुक गैस? क्यों है ना, क्योंकि इसकी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। मतलब क्या? परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है ना। इसमें हम देखें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, अर्थात परमाणु का आकार क्या है? छोटा है ना। परमाणु का आकार छोटा है, इस कारण ये क्या बनाता है? पी पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पी पाई बॉन्ड का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक, पी पाई बॉन्ड का क्या करता है? निर्माण करता है, जिस कारण ये द्विपरमाणुक अवस्था, मतलब ये गैसियस स्टेट में होता है। मतलब परमाणु का आकार छोटा होने के कारण ये क्या होता है? पी पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, जिस कारण ये क्या है? गैस है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, आपका फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये क्या है? चतुर्परमाणुक है।
है ना, क्योंकि इनके परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। भाई परमाणु क्रमांक क्या होता है इनका, ज्यादा होता है, इस कारण ये चतुर्परमाणुक अवस्था में होता है। ठीक, फास्फोरस जो है ना, फास्फोरस पीपी बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। कैसे, है ना, फास्फोरस P4 अवस्था में होता है ना, और P4 अवस्था में होता है तो इसकी जो संरचना देखते हैं तो फास्फोरस क्या होती है, चारों कोनों पर होती है। फास्फोरस क्या होती है, चारों कोनों पर होती है। इस वजह से क्या होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है ना, क्या क्वेश्चन है, बताइए कि नाइट्रोजन गैस है जबकि फास्फोरस क्या है जी, ठोस है ना। एक क्वेश्चन आता है, कारण दीजिए, बताइए कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फास्फोरस जबकि क्या है, ठोस अवस्था में होता है। ऐसा क्यों क्वेश्चन बना, क्योंकि दोनों एक ही समूह के सदस्य हैं, है ना। तो भाई जब नाइट्रोजन गैस है तो इनको भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए, है ना। फास्फोरस ठोस है तो सब नाइट्रोजन को भी ठोस होना चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, है ना, कारण मैंने बताया, पहले बताया, क्या बताया कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है। द्विपरमाणुक मतलब हम इसको N2 के रूप में लिखते हैं। आप कभी देखे हो नाइट्रोजन को N3 N4 लिखते हुए, नहीं देखे ना, है ना। नाइट्रोजन को जनरली क्या लिखा जाता है, N2 के रूप में। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये द्विपरमाणुक है ना। इसका परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और ये क्या बनाता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक, इस वजह से क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है जी, है ना। अब देखिए फास्फोरस के बारे में मैंने बताया, फास्फोरस क्या है, चतुर्परमाणुक है, मतलब P4 अवस्था में होता है। और फास्फोरस जो होता है P4 अवस्था में होने के कारण क्या होता है, चारों कोनों पर फास्फोरस पाया जाता है, जिसके कारण इसकी जो संरचना है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है चतुष्फल की आकृति का होता है। ठीक है, फास्फोरस चार कोनों पर पाए जाने के कारण, है ना, इस वजह से क्या होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक, समझ आ गया ये, है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, है ना। नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में है, फास्फोरस ठोस अवस्था में, बताइए ऐसा करके। ठीक, इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्या। परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्या। देखिए ठीक है ना। सेकंड नंबर देखें अपन, परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्या। ठीक, तो 15वें समूह की जो परमाणुक और आयनिक त्रिज्या जो होती है 14वें समूह से क्या होती है, कम होती है। ठीक, 14वें समूह से क्या होती है, कम होती है। हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, है ना। समूह में 15वें समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं, नीचे जाने पर परमाणुक और आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है, वृद्धि होता है। परमाणुक और आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, क्रमशः बढ़ता है। ठीक है ना। परमाणुक और आयनिक त्रिज्या का मान देखें तो हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। क्यों वृद्धि होता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो कक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होगी, कक्षकों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और कक्षकों की संख्या में वृद्धि होगी तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, मैंने बताया 14वें समूह से क्या होता है, इसका
परमाणविक और आयनिक त्रिज्या का मान कम आता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। इस वजह से क्या होता है, 14वें समूह से इसकी परमाणविक और आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, कम आता है। ठीक, अब इसमें देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस है ना, ये आपका M-3 आयन बनाता है। ठीक, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन फास्फोरस ये जो होता है M-3 आयन क्या करता है, बनाता है। ठीक है ना, क्यों बनाता है, आर्सेनिक भी है इसमें, है ना। उसी प्रकार से बचा क्या आपका नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये आपका M+3 आयन बनाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक है ना, इनका जो परमाणविक त्रिज्या का जो मान होता है ना, आयनिक त्रिज्या से अधिक होता है। परमाणविक त्रिज्या का मान क्या होता है, आयनिक त्रिज्या से अधिक होता है, इस कारण ये M-3 आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। उसी प्रकार से आपका एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें परमाणविक त्रिज्या का मान जो होता है आयनिक त्रिज्या से क्या होता है, कम होता है। इसमें अधिक होता है और इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, अधिक और इसमें कम होता है। ठीक, इस कारण ये आयन बनाता है और M+3 आयन बनाता है। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा, दूसरा परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्या। परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्या देखें तो हम समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुक और आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि कक्षकों की संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो कक्षकों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद तीसरा नंबर है गलनांक और क्वथनांक। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इनको देख लें। गलनांक और क्वथनांक, तो समूह में हम ऊपर से नीचे जाएं, समूह में हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, इसके गलनांक और क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या आती है, वृद्धि आती है। ठीक, मतलब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इनका धनात्मक गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, धनात्मक और धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। मेन कारण इसका यही है, गलनांक और क्वथनांक का मेन कारण, किसी का भी आप गलनांक क्वथनांक देखो तो धनात्मक प्रवृत्ति देखना और क्या है ना, धनात्मक प्रवृत्ति और धात्विक गुण, है ना, इसमें वृद्धि होती है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, इस कारण ऐसा होता है। और क्या, धात्विक प्रकृति बढ़ती है, धात्विक प्रकृति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, इस कारण गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक, इसके बाद चौथा नंबर देखें, परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है ना। तो मैंने जब भौतिक अवस्था पढ़ाया तो उसमें पहले ही बता दिया कि नाइट्रोजन क्या है, द्विपरमाणुक है, बाकी जो है क्या है, चतुर्परमाणुक के रूप में पाया जाता है। ठीक, यही इसकी परमाणुकता है। मतलब नाइट्रोजन जैसे देखें तो N2 के रूप में, है ना, द्विपरमाणुक है नाइट्रोजन। बाकी जो है जैसे आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो है चतुर्परमाणुक अवस्था में पाया जाता है। तो इसकी क्या है, ये परमाणुकता है। ठीक,
इसके बाद आगे बढ़ें तो एक एक करके देखते जाएं। आयनन ऊर्जा है ना, आयनन ऊर्जा। इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा देखें तो समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान, है ना, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है ना, इसमें क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्या आता है, कम आता है। ठीक, उसी प्रकार से द्वितीय तृतीय आयनन ऊर्जा का मान जो होता है क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्या आएगा, कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि क्या होती है, परमाणुविक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, और परमाणुविक त्रिज्या का मान बढ़ने के कारण, है ना, इसके आयनन ऊर्जा का मान हम जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा। ठीक, समझ आ गया, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। कारण क्या बताया, परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है जी, है ना। इसके बाद है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता देखें तो हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, सेम इसके लिए भी होगा, हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, समूह में हम ऊपर से नीचे जाएं तो इसमें क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, इस वजह से इसमें क्या आती है, विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। ठीक, ठीक है। इसके बाद है आपका 7वां नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा 15वें समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लास्ट कक्षक में कितना आता है, NH2 और NP3, है ना, अंतिम कोष में ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। तो इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था जो है ना, वो क्या होता है, +3 और क्या होता है, +5, है ना। ज़्यादातर +3 स्थायी होता है। ठीक, +3 क्या होता है, स्थायी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 15वें समूह के जो तत्व हैं, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था +3 +5 क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण अवस्था क्या दर्शाते हैं, +3 +5 क्या करते हैं, दर्शाते हैं, है ना। और जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है ना, परमाणु भार बढ़ता जाता है, +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है, सामान्य होती जाती है, स्थायी होती जाती है। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी अपन बिस्मथ तक जाएं तो +3 अधिक क्या होती है, स्थायी होती है, मतलब सभी की क्या होती है, +3 होती है। अब कोई कोई, है ना, आपका क्या होता है, -2 भी, है ना, -1 -3 भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कब होती है, जब वो अपना क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड। हाइड्राइड बनाने के कारण क्या होती है, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या करती है, दर्शाती है। तत्व जो है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कब दर्शाएगी, जब अपना क्या करती है, वो हाइड्राइड बनाती है। ठीक है जी, ज्यादातर +3 ही क्या होती है, सामान्य होती है।
ठीक। इसके बाद अपन आगे बढ़ें, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव देखें, 8वां नंबर। अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं? ठीक, हमने क्या देखा कि इसके लास्ट कक्षक में NH2 और NP क्या होता है 3, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन ये होता है ना। इसको जनरली क्या करना चाहिए, +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना चाहिए, है ना। +5 क्या करना चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना चाहिए, क्योंकि अंतिम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, पता है आप लोगों को, है ना। अंतिम कोश में जैसे 2 और 3, है ना, यही इसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इसको क्या करना चाहिए, +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, है ना, ये ऐसा नहीं करता, है ना। क्या करता है, +2 भी करता है, +2 भी करेगा, +3 भी करता है, +5 भी करता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना, परमाणु भार बढ़ते जाता है, तो यहाँ क्या होता है, इस कक्षक का इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता, है ना। इस कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता। ठीक है, इस कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, केवल p कक्षक का इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेता है। ठीक है, इस प्रभाव को हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। समझ में आई बात, है ना। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के कारण, है ना, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के कारण इस कक्षक का इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेता, केवल p कक्षक का इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, या इसको NH2 प्रभाव भी कहा जाता है, NH2 प्रभाव भी कहते हैं। ठीक, ठीक है जी, ये समझ आ गया, है ना। नेक्स्ट अपन देखें, धात्विक लक्षण देखें। नेक्स्ट 9 नंबर है ना, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण देखें तो धात्विक लक्षण हम समूह में ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, तो धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है ना। धात्विक लक्षण का मान क्या होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। ठीक, इसके मान में क्या आती है, वृद्धि होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसमें देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है। ठीक, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उपधातु है। और बिस्मथ क्या है, धातु है। ठीक, ये जो 5 तत्व हैं, तो इनमें अपन धात्विक लक्षण देखें तो नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, अधातु है ना, और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उपधातु है, और बिस्मथ क्या है, धातु है। ठीक है, इसके आगे बढ़ें तो लास्ट नंबर है 10 नंबर आपका अपर रूपता, है ना। अपरूपता। अपरूपता है क्या, एक ही तत्व जो है ना, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, है ना। जैसे हीरा, कार्बन का अपर रूप है ना, हीरा ग्रेफाइट, हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन के अपर रूप है। तो उसी प्रकार इनके भी अपर रूप पाए जाते हैं। ठीक, हम नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ दें, नाइट्रोजन और किसको छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़े और बिस्मथ को, Bi को, है ना, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर बाकी सब अपर रूप, सबके अपर रूप पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस क्या होता है, सफेद फास्फोरस भी होता है ना, सफेद फास्फोरस होता है ना, लाल फास्फोरस होता है,
ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है। ठीक, उसी प्रकार से आपका है ना आर्सेनिक है, आर्सेनिक और एंटीमनी है ना। आर्सेनिक भी क्या, पीला स्लेटी ये पाया जाता है। ठीक है, एंटीमनी जो होता है पीला और काला पाया जाता है। ठीक है जी। तो ये अपर रूपता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन और बिस्मथ को अपन छोड़ दें तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो समझ आ गया हमने क्या देखा आज इसमें, परमाणुविक तथा भौतिक गुणों में आवर्त्यता देखें। इसके अंतर्गत हमने देखा भौतिक अवस्था, परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या, गलनांक और पतनांक, परमाणुकता, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण अवस्था, अक्रियुग्म प्रभाव, धात्विक लक्षण और अपर रूपता। ठीक है ना, ये सब चीज़ समझ आ गया है ना। हमने आज पी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत क्या देखा, पी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत 15वें समूह के तत्वों का हमने सामान्य परिचय देखा, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, फिर भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तिता देखा। ठीक है जी, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।